Hello and welcome to Dr. Speak. In the next 1 hour, we'll solve all your queries related to COVID-19. An eminent panel of guests will also be joining us shortly. You can call us on the numbers you can see on your screen. In fact, will be flashed on your screen in a while. You can also ask your questions on social media, on Twitter and Facebook. Also, I'm Abhishek Mahajan and with me is my colleague Rama Tyagi. शुक्रिया अभिषेक। नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर स्पीक में अपने सभी दर्शकों का। आपका अपना कार्यक्रम जिसमें कोविड से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब आप पा सकते हैं। कोई भी शंका हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी भ्रम आपके मन में हो या किसी भी तरह की रिपोर्ट पर कोई सवाल आप जानना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। करना क्या है, जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं आपको सिर्फ उन नंबर्स पर कॉल करना है। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ है, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया से हमसे जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक लाइव से हमसे जुड़ सकते हैं। तो तमाम संसाधन आपके पास है, तमाम स्थितियां आपके पास हैं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। और डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स। डॉक्टर रूपाली मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। और डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी एम्स। तो आप सभी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साल्वे, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सर्दी अब आ रही है और प्रदूषण जो है उसको लेकर जो है बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से अगर हम देखें कि अन्य देशों से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये कहना है कि सर्दी अगर बढ़ती है, पोल्यूशन अगर बढ़ता है तो जो कोरोना का संक्रमण है ये इसमें बढ़ सकता है। हमारे देश की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसको देखते हुए आप किस तरह से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे? क्या स्थिति हो सकती है और किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिल्कुल, ये सही बात है। पूरे दुनिया भर में यही एक चिंता है क्योंकि एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो ग्लोबल प्रायोरिटी है और उसके बाद अभी हम फेस कर रहे हैं ग्लोबल पैंडेमिक कोविड। काफी ज्यादा संशोधन किए गए, इसमें पाया गया है कि कोविड का ट्रांसमिशन एयर पोल्यूशन की वजह से बढ़ता है। जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं वो को वायरस को स्प्रेड करने के लिए मदद करते हैं। दूसरी चीज है, जब पीएम का एक्सपोजर होता है पीएम पार्टिकुलेट मैटर का लंग्स पे तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। उसके वजह से जो आपका वायरस है कोविड वायरस, उसकी संभावना है कि वो डीप जाके अफेक्ट कर सकता है। सो दोनों असम्पशंस में, दोनों सिचुएशंस में एयर पोल्यूशन कोविड ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। और दूसरा विंटर सीजन है। विंटर सीजन में अगेन इस विंटर सीजन में फ्लू सीजन भी होता है, जो रूटीन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ते हैं। और एयर पोल्यूशन भी पिछले दशक से देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है विद ऑल गिवन रीजंस। सो ये नेक्स्ट 2 से 3 महीने काफी क्रूशियल होंगे दोनों चीजों के लिए। एक तो कोविड पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए और दूसरा एयर पोल्यूशन रिलेटेड मॉर्बिडिटी मैनेज करने के लिए। सो 2 चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। एक, कोविड रिलेटेड प्रोटेक्शन जो हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, और जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज है, जो एक्सपोजर करता है, जो एक्सपोजर सोर्स रिडक्शन मेजर्स होते हैं, वो दोनों एट लेवल एट इंडिविजुअल लेवल। सो मैं अगले 3 महीने तक सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Dr. Rupali, like Dr. Salve is also saying that for the next 3 months we need to be very, very careful, and the cases have been rising fast, especially in the national capital Delhi. Do you think the biggest spike in cases is because of the festive season and the change in temperature also? Yes, I would completely agree. Like this has become a double trouble or a deadly duo. So not only have the air pollution around, but we have all kinds of respiratory viruses, including coronavirus, also around us. So we have to be doubly cautious and take double precautions as far as possible for us, because again, it is our own responsibility. Until we won't behave responsibly, we won't be able to prevent ourselves from catching this infection. So it is very important that we behave responsibly, follow all these standard precautions at all times, because next few months they are going to be very, very difficult. Okay, so the resources of the hospitals, they will be utilized for the other respiratory illnesses as well, ventilators, ICUs. So we are going to have a difficult time ahead of us. So it is high time that we all realize and maintain all those standard precautions we have been telling time and again, very cautiously and at all times.
बिल्कुल। और रूपाली जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं और फेसबुक पर एक दर्शक ने सवाल किया है, लक्की वीजी ने। वो कहते हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएट करें कॉमन फ्लू को और कोविड जब माइल्ड सिचुएशन में होता है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, सर्दी की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, तो एलर्जी से भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। तो किस तरह से इसको अलग करें? और बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि जो टेस्टिंग होती है वो फिलहाल, क्योंकि ये जो सीजन है ये इन्फेक्शंस का ज्यादा माना जाता है, तो इसमें किस स्टेज पर करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड टाइम एंड अगेन लोग इसको पूछ रहे हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमें कोविड है या नॉर्मल फ्लू है या कोई और बीमारी है। तो ज्यादातर जो 80 से 85% जो लोग हैं उसमें ये डिफरेंशिएट करना कि ये कॉमन फ्लू है या ये कोरोना वायरस की वजह से है, ये बहुत ही मुश्किल है। दोनों की है ना, तो दोनों के जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो बेस्ट जो चीज है उसमें हमें वार्निंग साइंस के लिए अवेयर रहना है। वार्निंग साइंस जैसे कि अगर आपको सांस तेज चलती है या फूलती है आपकी सांस, या फिर कोई आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट टाइटनेस लगती है, आपको डायरिया होता है, कोई चेंज इन स्मेल, चेंज इन टेस्ट आपको होता है, कुछ भी अनयूजुअल अगर आपको लगता है नॉर्मल सीजनल फ्लू से, सीजनल फ्लू हम सबको हर साल होता है, तो अगर आपको लगता है कि इस बार कुछ अलग है उससे, तब आप अपने आप को टेस्टिंग के लिए आप जाएं हॉस्पिटल और मीनवाइल आप अपने आप को आइसोलेट करें। बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, ये भी इसमें जिस तरह से आपने बताया कि जो सांस फूलने वाली परेशानी है, सांस फूलना इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है या ये किसी और भी इस तरह के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उसमें हो सकता है? जी देखिए, सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्ट डिजीज भी हो सकती है और बहुत सारी तरह की लंग डिजीज भी हो सकते हैं। सीओपीडी का एग्जैजर्बेशन हो सकता है जो कि बैक्टीरियल निमोनियाज की वजह से हो सकता है। बाकी भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि सांस फूल सकता है और साथ में आपको ये सर्दी खांसी के लक्षण भी हो सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको ये लक्षण है तो दिस इज अ वार्निंग साइन। ऐसे में आप जाके टेस्ट करा लें। हो सकता है आप पॉजिटिव हो सकता है आप नेगेटिव हो, बट ऐसी स्थिति में टेस्ट कराना जरूरी है। Right, and Dr. Anurag Srivastava is also with us, who is Professor and Head Department of Surgery, AIIMS. Welcome, Dr. Saab, to DD News and DD India. Dr. Saab, I mean, cases have been increasing now in Delhi, especially. We were talking about this, and weather has changed because of this, and also because of the festive season too. But I mean, we were discussing that how do we differentiate between a common flu and COVID? And people are scared if they are suffering from common cough and cold. What do you suggest? Should they go for testing even if they are suffering with common cough and cold and mild fever? Namaskar. I will fully agree with Dr. Rupali's suggestion. She is a professor of medicine and she has enumerated all the features which are likely to occur in common flu as well as in corona. And because there is a lot of mixing similar features in both the conditions, the appropriate and wise suggestion is to get tested, and test is now widely available in most hospitals. So testing is the only method of knowing whether you are having common flu or corona related upper respiratory illness. And I would like to mention this effect of coronavirus or other viral infections or bacterial infections related to air pollution. See, the scientists worked out that if a person coughs or sneezes, the aerosol particles जो droplet बनती हैं वो करीब 1 मीटर 1.5 मीटर तक गिरती हैं। तो अगर आप 2 मीटर का फासला, 2 गज जिसे कहते हैं हम लोग, करीब 2 हाथ का फासला, 2 गज कहना आई थिंक ठीक नहीं है, 2 हाथ का फासला कहना जी, मैं तो सबको बताता हूँ 2 हाथ का, हाथ सबके पास है, सब नाप सकते हैं, गज मीटर कोई लेके चलता नहीं इसके लिए, तो 2 हाथ का फासला। तो अगर वो ये रूल तब पालन करता है अगर आप बिल्कुल क्वाइट रूम में जहां एयर ऑलमोस्ट स्टिल है वहां पे आप कॉफ और स्नीज करें। आप गूगल में देखें और कुछ मेडिकल जर्नल्स के वेबसाइट में देखें, बड़े अच्छे उन्होंने स्टडी करी है कि अंधेरा कमरा कर दिया और स्नीज कराया, छोटी सी लाइट आ रही थी तो ड्रॉपलेट्स कैसे दिख रहे हैं और कितनी दूर जा रहे हैं कमरे में। तो वो सब है अगर एयर बिल्कुल स्टिल है, रुकी हुई है। अगर एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो वो कोरोना वायरस और टीबी बैक्टीरिया या कोई भी कीटाणु उस पार्टिकल पे
स्थिर हो जाएगा और वो हवा में, वायु में तब तक व्याप्त रहेगा जब तक कि वो पार्टिकल हवा में तैर रहा है। जब तक वो सेटल नहीं हो जाता, वो जो पदार्थ, जो कण धूल में व्याप्त है, वो तब तक उसमें कोरोना वायरस भी बैठा रहेगा। और वो 2 हाथ क्या वो 2 मील तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एयर वेलोसिटी। विंड स्पीड कितनी है उसके वो बहुत दूर तक जा सकता है। तो इसीलिए स्प्रेड अप जो आप देख रहे हैं, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में ज्यादा हो गए, कि कोरोना के वायरसेस वायु में, किसने कॉफ या स्नीज करा, वो वायु में व्याप्त हो गए और वो बहुत दूर तक काफी लोगों को असर कर रहे हैं। एंड डॉक्टर, हमें एयर पोल्यूशन बहुत वॉर फुटिंग पे, एकदम मिलिट्री लेवल पे रोकना जरूरी है। बट डॉक्टर साल्वे, दिल्ली की एयर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है, किसी शहर नहीं, वर्ल्ड। दिल्ली एयर इज मोस्ट पोल्यूटेड अमंग ऑल द सिटीज इन द वर्ल्ड, सो we have to work, you know, in a war footing. Thank and you. Rama, I was about to ask Dr. Salve. Dr. Salve, in fact, that it is recommended that during, even if you have mild symptoms, or even if you are suffering from corona, your room, wherever you are staying, wherever you are isolating, it should be properly ventilated. But what will you recommend now? I mean, if you open the door of the room or the window, I mean, there's air pollution outside. What do you recommend? It can aggravate the problem. Even if someone suffering from corona, or in fact he's suffering from a common flu? No, I don't. The theoretical version is fine, but when you are in the pandemic, you have to apply the pragmatic approach. Yeah. What is a public health approach? So I will recommend that if you are COVID positive or you are a suspect of COVID, be in a well ventilated room. That is for positive or suspected. But as a matter of prevention, I will recommend, because this is a festive season going on, and of course, I will not say lock yourself in the room and don't celebrate the festival. But when you are meeting people, meet people in the smaller gathering and meet in the open space. Don't meet in the closed room. So ventilation is critical. I agree. Even if it doesn't matter, because the high level of pollution you have in the outside, it eventually land up in the pollution inside the room. So technically it doesn't matter if you lock down the room, whatever. Any air purifier machine will not have any effect, because you will have the interchanging in the air between indoor and outdoor environment. So basically, if you are having a suspicion of the COVID, first thing is go for testing and stay isolated in the room. And particularly, most important thing, what we are seeing globally and India also, and we all know by now that the mortality is more and the symptoms are more severe in the comorbid patient and the patient, particularly in the age group, that is elderly age group. So my advice will be to stay away from such patient. If you have the common flu also, so isolate yourself, test, and stay away from the patient with the mortality, with the comorbidities, and with the elderly patients in the home. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, शांतनु दत्ता हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। जी शांतनु, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि 15 दिन पहले हमारे घर में 4 फैमिली मेंबर हुई, ऑल कोविड पॉजिटिव हो गए थे हम लोग। तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद एसिम्प्टोमेटिक, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरा अभी तक निगेटिव जांच हुई नहीं। तो हम लोग अभी ठीक चल रहे हैं, बट सुबह मॉर्निंग में और एकदम लेट नाइट में एक गले में इरिटेशन सा होता है, कफ का प्रॉब्लम होता है। ये मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इट इज बिकॉज ऑफ दैट कोरोना टाइप ऑफ थिंग्स और बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन थिंग, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी, बिकॉज कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। 96.5 जैसा टेम्परेचर है और कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम अभी नहीं है पिछले 10 दिन से। जी डॉक्टर रूपाली, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया है कि जहाँ मोस्ट लाइकली दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। जो आपको थ्रोट इरिटेशन जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप फेब्राइल हैं, ऑलरेडी रिसेंटली रिकवर किए हैं, तो बहुत मिनिमल चांसेस हैं कि ये कुछ कोरोना रिलेटेड है या दोबारा से कोरोना आपको हुआ है। तो ये मोस्ट लाइकली इसका आंसर इज द एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू इट। शांतनु, होपफुली आंसर योर। डॉक्टर रूपाली, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। आपने बताया था अभी कुछ देर पहले कि बहुत सारे ऐसे अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है, कई अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं इस दौरान। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि
कोरोना सबके लिए जो इसका संक्रमण है सभी के लिए जो है हानिकारक है, सभी को बचाव करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह की बीमारियों से पहले से जूझ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा सीवियर हो जाता है? हाँ जी, देखिए ये जो संक्रमण का जो खतरा है, बीमारी मिलने का जो आपको चांस है, वो सिमिलर है चाहे आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है। मतलब अगर आपको शुगर है या हार्ट डिजीज है तब भी आपको उतना ही चांस है ये इन्फेक्शन होने का जितना कि नॉर्मल इंसान को। लेकिन अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो सिवियरिटी या कॉम्प्लिकेशंस ऐसे इंसान में होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं जिसको पहले से कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, chronic lung disease, chronic liver disease, cancer patients, kidney patients. So ये कुछ elderly age। इस समय हमारे वार्ड्स में लगभग 90% मरीज जो कोरोना से भर्ती हैं, सिवियर कोरोना से 90% मरीज 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं। सो उस एज ग्रुप में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आपको इनमें से कोई और बीमारी भी साथ में है तो। बिल्कुल, एक नियमित चेकअप और नियमित जिस तरह से कहते हैं बचाव के जो सभी बात बताई गई हैं उनको रूटीन एक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। There is one more question on social media. Vinod Gandhi is asking, Dr. Srivastava, if you can answer this. He's saying that please get me this answer in Hindi only. He's asking, just like we have good vitamins and nutrition, etc., how and what to eat to ensure our taste and smell does not go worse even if we are infected with COVID. Is there any specific food or nutrition for taste or smell? बिल्कुल, इससे संबंधित बहुत सवाल आते हैं। हाँ, तो अभी काफी बताया जा रहा है कि विटामिन सी से जो अधिक जिसमें पौधा अधिक मात्रा में पाया जाता है ऐसे भोज्य पदार्थ खाएं। तो आंवले में सबसे ज्यादा जो भारतीय भोजन है, फल हैं, उनमें आंवला सबसे रिचेस्ट सोर्स है। सबसे अधिक मात्रा विटामिन सी की आंवले में होती है, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम आंवले में। तो आंवले खूब खाएं। मैं तो स्वयं भी 3-4 आंवले रोज खा रहा हूँ। आजकल ग्रीन आंवले बहुत मिल रहे हैं, हरे ताजे आंवले। और इनको आंवले के बारे में एक चीज बताएंगे कि विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो अगर आंवले को या किसी भी सब्जी को अगर उबालेंगे आप, तो 80 से ज्यादा उबालने में 100 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। तो उबाल के खाएंगे तो वो विटामिन सी पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। तो कच्चे ही खाएं या चटनी बना लें। और दूसरा सेकंड रिचेस्ट सोर्स है वो अमरूद है, जो भारतीय फलों में 300 मिलीग्राम विटामिन सी प्रति 100 ग्राम। तो आंवला और अमरूद बहुत ज्यादा रिच सोर्स है। इसके अतिरिक्त जितने भी खट्टे नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें भी विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बिल्कुल, जो सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां आप बता रहे हैं उनमें वो प्रचुर मात्रा में होते हैं विटामिन्स, और ले सकते हैं उनको। अभी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक व्यूअर हैं हमारे, योगेंद्र राठौर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। योगेंद्र जी, आप पूछिए अपना सवाल। योगेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी, आप पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, हम 4 लोग थे। 26-27 अक्टूबर को सारे के सारे पॉजिटिव हुए थे फैमिली में। जी हाँ जी पूछिए। हाँ, बताइए। हाँ, तो हम सारे लोग पॉजिटिव हो गए थे। नाउ ऑल वी आर रिकवर्ड, बट माय डॉटर इन लॉ, शी इज 33 ईयर ओल्ड, शी इज हैविंग थ्रोट प्रॉब्लम एंड कंटिन्यूअसली वो उसको खांसी आ रही है। कोई एंटीबायोटिक लिया उन्होंने? एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन या लीवोफ्लॉय से कोई एंटीबायोटिक लिया या कोई इन्फेक्शन की? डॉक्टर रूपाली शायद। तो उसके लिए डॉक्टर साहब हम लोग क्या उपाय करें? जी डॉक्टर रूपाली, कोई एंटीबायोटिक लिया क्या? मैं ये सलाह दूंगी कि अगर डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक तो कोई नहीं लिया अभी। कौन सी एंटीबायोटिक इस समय रिकमेंडेड है कोरोना के? एंटी एलर्जिक इनको आप दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल सिट्रोजिन आती है या मॉन्टेल्यूकास्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन आता है, मॉन्टेरेल्स या बाकी चीजें। सो आप एक एंटी एलर्जिक गोली इनको दे दें, क्योंकि आजकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और थ्रोट इरिटेशन का उससे भी होता है। तो अगर फीवर नहीं है तो केवल एंटी एलर्जिक दें, और अगर साथ में फीवर भी है तो आप कुछ एंटीबायोटिक, जैसे कि सर मेंशन कर रहे थे अभी, आप अजिथ्रोमाइसिन या ऑगमेंटिव इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी ले सकते हैं। And also, Dr. Rupali, hope we answered your question, Mr. Yogendra. But Dr. Rupali, there is a similar question that what is the post-COVID care?
I mean, there are a lot of people who suffer from post-COVID symptoms in the sense that it takes a lot of time to heal their cough and cold. I mean, is there because of they take excess of hot liquids? What is the amount of the quantity of the liquid or hot kadas that they should take? Okay. Yeah, maintaining hydration is important. Yeah. But you're not supposed to take too much of hot fluids all the times. You can take normal temperature and normal water. Hydration has to be maintained. At times you can take those kadas just once or twice a day. I will not recommend you to have too much of kadas each day. Just once a day is more than enough. Then you can have a cup of tea maybe 1 or 2 times a day, not more than that. Okay? You have to have these things in limitation. And when you have water, it should be normal water. Okay, it should not be very hot liquid all the time throughout the day. Okay, so that is one thing. Hydration is important, and that too not with a cold one. We don't have to have cold things. We have to have warm or hot occasionally. Okay, this is one thing. When we talk of post-COVID care, there's nothing specific for post-COVID care. As of now, what is possible for anyone at home is the respiratory exercises after the recovery from corona. You have some spirometric devices also in which you can blow air and have your lung expansion. Okay, you can do lung expansion exercises. You can do normal yoga, meditation. Okay, Anulom Vilom, Kapalbhati, all these things can be done. So respiratory exercises can be done so that you can even limit the fibrosis. Some people say it can help in decreasing the post-COVID fibrosis and other kind of complications. Have a nutritious diet, balanced diet, then sleep regularly. All these things, the routine things which we are recommending since beginning to everyone, it remains almost the same. Doctor, how long does it take to get your taste and smell back? Some people are complaining that it takes even 2-3 months. Yeah. Yes, it can be. I don't have an exact number or time. I don't know the exact answer for that. How long exactly will it take? And another thing is, if the cough is persisting, you can take some anti-allergics like cetirizine or the Montelukast or cetirizine combination. So take some anti-allergics for that. बिल्कुल। और इसी के साथ ही जैसे अभिषेक आपने पूछा कि जो स्मेल और टेस्ट की बात थी, इसके साथ डॉक्टर साहब बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं या बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कोविड से रिकवर हो गए हैं लेकिन फीवर नहीं उतर रहा है या खांसी है वो अभी नहीं जा रही है, तो ये कितनी चिंता की बात होती है? डॉक्टर साल्वे आपसे जानना चाहेंगे। और अगर पोस्ट कोविड इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वीकनेस है, बुखार है, खांसी है या टेस्ट और स्मेल की भी जैसे बात है, इट टेक्स टाइम, तो इसमें क्या कुछ लेना चाहिए? कितनी इसमें चिंतित होने की बात है और किस तरह से जो रूटीन है इसमें मेंटेन होना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, चिंता ज्यादा है। चिंता के वजह से कंसर्न ज्यादा बढ़ते हैं। जो हमारा रूटीन जो फ्लू होता है, एलर्जिक कफ होता है, उसमें भी हमें ज्यादा नोटिस करने लगते हैं कोविड पेशेंट में। ये भी एक बात है। लेकिन जैसे कहा गया है कि कोई स्पेशल प्रोसेस या स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। खाना अच्छा रखे, अपना एक्सरसाइज करे। अभी एक इश्यू और हो गया है, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हेवी एयर पोल्यूशन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी completely sort of not recommended है in such a heavy pollution। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका रूटीन क्या है उसको कीजिए, रूटीन हेल्दी डाइट रखिए, जो इंडोर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उसको कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखिए। जो पाया गया है कि बहुत सारी चीजें सुपर इम्पोज्ड होती है, एक के ऊपर एक दूसरी केस हो जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस हमारे हॉस्पिटल में आए हैं डेंगू के साथ, कोविड सुपर इम्पोज डेंगू, तो उनका फीवर प्रोलॉन्ग करता है। तो अगर आपका सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं आइसोलेशन के बाद भी, तो मेरा यही सुझाव होगा कि अपनी फिजिशियन से मिलिए और बाकी डिसीजेस के लिए इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसका इलाज कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं, सजग रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। और दर्शक हमारे सजग हैं। अभिषेक, एक और जो है सवाल आया है, नरेश कुमार पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी कोविड RT-PCR रिपोर्ट 16 दिन के क्वारंटीन के बाद भी पॉजिटिव आई है और CT वैल्यू उन्होंने बताई है 31.8 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑफिस वाले नेगेटिव रिपोर्ट मांगते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि इस तरह भी कहा जाता है कि इसका वायरस है, थोड़े लंबे समय तक डेड वायरस भी बॉडी के अंदर रहता है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन इनकी एक व्यावहारिक समस्या है कि इनको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। तो क्या कुछ किस तरह से इस स्थिति में जो अगर एक बताएं कि क्या इसमें एक किस तरह से ये क्या कुछ कर सकते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव? 14 दिन से सिम्टम्स भी नहीं है।
जो वर्क फ्रॉम होम का जो है सिद्धांत, वो इनके लिए अभी तक लागू होना चाहिए, क्योंकि ठीक है ये कह सकना कि वो डेड वायरस है, लेकिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हो सकता है अलाइव वायरस भी हो, और उसमें खतरा ये है कि अगर ये ऑफिस जाएंगे और बाकी लोगों से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो उनको भी संक्रमण हो सकता है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जब तक नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक यही बुद्धिमत्ता होगी कि ये घर पे ही रहें, घर से काम कर सकते हैं, ऐसे काम ले लें ऑफिस में अपने चीफ से, बॉस से बात करके, वर्क फ्रॉम होम टिल द टेस्ट इज नेगेटिव, बिकॉज देयर इज नो वे टू प्रूव कि जो वायरस टेस्ट हो रहा है वो लिविंग है कि डेड है। मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड लैब में सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लैब में तो ये नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव विल कम बैक टू दिस। जहांगीर फ्रॉम बनारस इज कॉलिंग अस। जी जहांगीर जी, पूछिए अपना सवाल। जी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जहांगीर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जहांगीर भाई बताइए, जोर से बोलिए जरा। हेलो जी जहांगीर जी, आप हमसे जुड़े हैं तो सवाल पूछिए अपना। ये हमको 1 महीने से शरीर में खुजली हो गई है, बहुत दवा कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। हेलो जी आप जहांगीर जी, आप एक काम करिएगा, पहले अपना टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए और तब सवाल कीजिए, क्योंकि आवाज जो है आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, हेलो हेलो जी, हम सुन रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके सवाल का। हाँ, ये कह रहे हैं ना कि हमको 1 महीने से जिससे शरीर में खुजली काम में, जो मतलब कि हाथ में, पैर में, शरीर में खुजलाना, हाँ, तो खुजली होती है बहुत बदन में, बता रहे हैं, कुछ दवा से आराम नहीं हो रहा। जहां तक हम लोग समझ पाए कि खुजली बता रहे हैं पूरे शरीर में हो रही है बहुत ज्यादा, और दवा से ठीक नहीं हो रही है। यही प्रश्न लग रहा है आपका जहांगीर जी का। ये कोरोना से संबंधित है खुजली की बीमारी? इनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है क्या? जहांगीर भाई, कोरोना पॉजिटिव आया क्या आपका? जहांगीर जी आप हमसे जुड़े हैं तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है क्या? खुजली के कई कारण हो सकते हैं, तो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ एक छोटा कीड़ा होता है, स्कैबीज कहते हैं, उससे बहुत खुजली हो सकती है, या दूसरे त्वचा की बीमारियां होती हैं, बैड हाइजीन से भी हो सकता है, और कभी कभी जॉइंटिस होती है, उसमें भी खुजली हो जाती है। तो किस कारण से खुजली है ये तो देखना पड़ेगा। अच्छा होगा, बनारस में आप हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU अस्पताल है बहुत बड़ा, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाके पहले सलाह ले लें, पता तो कर ले किस कारण से खुजली है। डॉक्टर श्रीवास्तव, इसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। स्किन से रिलेटेड जो रैशेज होते हैं वो भी इसमें देखने को आए हैं, और रैशेज और भी बहुत सारे रीजन से होते हैं, तो कोविड की वजह से हैं या किसी और वजह से हैं, या सभी रैशेज इसमें सेम होते हैं? इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए स्किन विशेषज्ञ नहीं हूं, तो डॉक्टर साल्वे शायद ज्यादा अच्छा बता सकती हैं, लेकिन ये कहेंगे कि कोरोना का टेस्ट तो करा लें। अगर खुजली कोरोना से संबंधित है, तो अगर नेजल और थ्रोट स्वाब पॉजिटिव है, तो हमें ये शायद मानना पड़ेगा कि उस समय अगर किसी व्यक्ति को है तो वो कोरोना से शायद संबंधित है, लेकिन डिटेल शायद डॉक्टर साल्वे बताएं, वो फिजिशियन है। डॉक्टर साल्वे आप इस विषय में बताना चाहेंगे? अभी सिचुएशन ऐसा है ना, कोई भी चीज होती है हमारे साथ तो हम इसको कोरोना से लिंक कर देते हैं, किसी से भी हो, उससे मिस लाइक कॉज डजंट मैटर हियर। सिम्टोमेटिक रिलीफ लेना काफी जरूरी है, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स के अपना ओरिजिन किसके वजह से, इसको जानना बड़ा मुश्किल होता है, इसके टेस्ट काफी महंगे होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो रूटीन चीजें होती हैं, स्पेशली रैशेस के लिए जो हम यूज करते हैं, इमोलिएंट यूज करें, जो तरल पदार्थ होते हैं, हम जैसे वैसलीन जो स्किन को थोड़ा मॉइस्ट रखते हैं। विंटर सीजन में सबसे ज्यादा खुजली होती है, 2-3 केसेस में ज्यादा पाई गई है जो हम ओपीडीज में देखते हैं। एक तो एल्डरली लोगों में ये ज्यादा होती है, और जिनको थोड़ा सा एलर्जीज होती है उसमें खुजली ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि इनके कारण हो, कोरोना से लिंक हो, नहीं हो तो उसका कोरोना का इलाज अलग चलेगा। लेकिन जो रैशेज का इलाज है, आप एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हैं। और दूसरा है कि अपने त्वचा को मॉइस्ट रखिए, कोई वैसलीन या कोई भी पदार्थ लगा के, या फिर सबसे इफेक्टिव तरीका होता है गोले का तेल, जिसको कोकोनट ऑयल कहते हैं।
वो ज्यादा सैचुरेटेड होता है, तो ताकि त्वचा को काफी वो मॉइस्ट रखे, तो हो सकता है आपको मदद करेगा। Right. And Dr. Salve, also we had a question earlier on social media. He was asking that his office is demanding the negative report. But should, if someone has served the isolation period of 14 days or in fact 7 days more for that matter, should he or she go for retesting again? एक गाइडलाइंस के हिसाब से तो रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजन केस टू केस बेसिस पे लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर सिम्टम्स होते हैं, अगर 14 दिन बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करने में हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे पाया गया ये टेस्ट 2 महीने बाद भी केसेस में पॉजिटिव पाया गया है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। अगर अब देखा जाए तो हमारा टेस्टिंग और आइसोलेशन का एक ही उद्देश्य है कि उसका स्प्रेड ना हो। राइट। इस पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर पॉजिटिव आया गया है, तो हमारा उद्देश्य होता है टेस्ट और रिस्क करने का, बिकॉज इलाज तो कुछ अवेलेबल स्पेसिफिक है नहीं है, तो हमें आउटब्रेक स्प्रेड रोकना है। तो आइसोलेशन के बाद ट्रांसमिशन की संभावना बिल्कुल ही निग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, सो आई विल सजेस्ट कि एक बार टेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर ऑफिस परसिस्ट कर रहा है किसी रूल में कि उनको नेगेटिव ही चाहिए, तब तो जरूर करना ही पड़ेगा उनको टेस्ट। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आपने बताया था कि जब तक ना आए, क्योंकि लाइव वायरस भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम जो है ये एक बेटर कंडीशन है और ऑफिसेज इसको देते भी हैं। एक और बेहद अहम बात है डॉक्टर श्रीवास्तव, आप दिल्ली के पॉल्यूशन की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, हालांकि जो डेथ रेट है हमारे देश का वो कम है, रिकवरी रेट ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली के केसेस थोड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं और पोल्यूशन भी दिल्ली में ज़्यादा है। तो किस तरह से जो है आम आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके? क्योंकि अभी जिस तरह से सर्दी है तो वेंटिलेशन का भी, क्योंकि सब अपना दरवाजे वगैरह खिड़कियां वगैरह बंद रखते हैं और ब्लोअर्स वगैरह भी चलते हैं, तो वेंटिलेशन जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जी जी, तो मास्क तो जरूर लगा के रखें और खुली हवा में घूमें। अगर अच्छा पार्क वगैरह आपके घर के आसपास हैं और जहाँ पे धूल नहीं उड़ रही है, सड़कों से दूर रह के, और थोड़ा व्यायाम करें, जैसे मैडम ने बताया था, डॉक्टर रूपाली ने, कि योगासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि जितने जो योगासन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उनसे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अच्छे हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, जिसमें कि ताजे फल सब्जी, विटामिन रिच फूल, आजकल पालक, चौलाई और सरसों के साग, जितने साग आ रहे हैं सब में भी अच्छे विटामिन और न्यूट्रिएंट पदार्थ होते हैं, तो ये सब ज्यादा मात्रा में लें और पानी खूब मात्रा में लें। और जो गले में खराश की काफी लोग बता रहे थे, तो ये आयुर्वेद में अदरक, तुलसी और काली मिर्च, इसका बताते हैं। मैं स्वयं भी खुद सेवन करता हूँ, लाभ पाता हूँ। तो थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी अदरक क्रश करके और 4-5 पत्ते तुलसी के, अगर ब्लैक तुलसी मिले, श्यामा तुलसी से कहते हैं, उसमें आयुर्वेदिक जो औषधीय गुण ज्यादा होता है, वो 1 कप पानी में थोड़ा हल्का सा गर्म कर लें और फिर उसी की भाप लें, गले से लें और मुंह से नाक से निकाल लें, फिर नाक से लें, मुंह से निकालें, तो उससे पूरा आपका जो अपर एयरवे है वो पूरा शुद्ध सा हो जाता है। आप खुद हल्का महसूस करेंगे, क्लीन महसूस करेंगे। तो सुबह शाम अगर इसकी भाप लें और फिर उसी पानी को, चाहे अगर चाय पीनी हो तो उसी में चाय की पत्ती डाल लें या कॉफी या ऐसे ही पी जाएं। तो अदरक, तुलसी, काली मिर्ची, ये घर में हर घरेलू नुस्खा है और काफी लाभप्रद है। Right, thank you for this, Dr. Srivastav. And there is one more question, Dr. Srivastav, if you can answer this. He's asking that I have to attend my cousin's marriage in December. I've already suffered from COVID last month. Can I go out for shopping in crowded places? Can I still get COVID? जितनी शॉपिंग आप रिमोट कंट्रोल से amazon.com से कर सकते हैं, घर बैठ के वो कर लीजिए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो गई हैं, आप अगर नेगेटिव हो गए हैं तो आप जा सकते हैं। आप देखिए, बाहर जाने में 2 प्रकार के last month she's saying last month she suffered from COVID. अब नेगेटिव हो गई, तो अब नेगेटिव हो गई तो भी ठीक है, लेकिन आपको फिर से, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था, सोच रहे थे लोग कि एक बार अटैक हो गया तो इम्यूनिटी हो गई, जैसे स्मॉल पॉक्स में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो रहे हैं, कोविड के बाद पुनः कोविड हो रहा है। तो इसलिए फिर से उसी एहतियात, सावधानी बरतने की फिर से आवश्यकता है। तो इसलिए अच्छा है भीड़ वाले स्थान में न जाएं
और जितना दूर से शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके 2 हाथ का, और मास्क तो जरूरी पहनना है आपको, हाथ बार Dr. Rupali, to add to this, she might not get COVID herself again, but she might be the carrier for others. No, if she has recovered, I'm not really sure if she will be a carrier still. Okay, अगर वो isolation वाला period अपना complete कर चुके हैं, then there are minimal chances that she will be a carrier to others after that. But still, she can herself get infected again, as sir is just mentioning. क्योंकि बहुत सारे ऐसे cases देखे गए हैं जिसमें reinfection भी होता है. And 2 to 3 months के बाद nobody knows कि आपका क्या immune status है. अगर आपको infection के 2-3 महीने तक ठीक है, but उसके बाद you can still have the chance of getting infection again. So इसलिए फिर भी बेहतर वही है, आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, आप सेम प्रिकॉशंस लेंगे एवरी टाइम एट ऑल प्लेसेस एंड विद एवरीवन। बिल्कुल। रंजीत हमारे साथ सूरत से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीत, पूछिए अपना सवाल। रंजीत, आप हमसे जुड़े हैं? लगता है रंजीत से संपर्क टूट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है रंजीत से। डॉक्टर रूपाली, आप बता रही थी कि किसी भी तरह की कंडीशन हो, जो प्रिकॉशन है उसमें लेना चाहिए। एंटीबॉडीज को लेकर भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं एंटीबॉडीज का, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर श्रीवास्तव ने अभी बताया कि उनको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो क्या जो एंटीबॉडीज की बॉडी में स्टे करने की अवधि है वो फ्लक्चुएट होती है, या पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है कि किसके बॉडी में कितने दिन तक एंटीबॉडीज रहेंगे इम्यूनिटी के ऊपर, या और फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? किस तरह से इसका निर्धारण किया जाए? जी देखिए, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हर किसी का इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, तो वो आपकी अपनी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और एक चीज और भी देखी गई है कि कुछ लोगों में एंटीबॉडीज नहीं है बट फिर भी वो इम्यून है, उसमें टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी तरह की इम्यूनिटी भी देखी गई है। सो ये कहना कि किस तरह की इम्यूनिटी है, कितने दिन तक रहेगी, इस चीज के लिए अभी कोई प्रूवन एविडेंस हमारे पास नहीं है। सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, सावधानी बरतनी है हर कंडीशन में। मैं डॉक्टर रूपाली से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैडम। डॉक्टर रूपाली से एक प्रश्न है, प्लाज्मा का रोल, बहुत लोग अभी भी प्लाज्मा के बारे में बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, कई डॉक्टर्स, कई नर्सिंग होम, कई हम लोगों के पास फोन आते हैं कि साहब प्लाज्मा नहीं मिल रहा, हम इस नर्सिंग होम में भर्ती हैं, हमारे डॉक्टर कह रहे हैं प्लाज्मा लेके आओ। तो प्लाज्मा का कितना प्रूवन बेनिफिट है, ये बताएं डॉक्टर रूपाली। देखिए, मैं सफदरजंग अस्पताल में हूँ और मतलब हमारे यहाँ पिछले 8 महीने में बहुत कम ऐसे मरीज हैं जिनको की प्लाज्मा दिया गया है। सो मुझे नहीं लगता कि प्लाज्मा का बहुत ज्यादा रोल है, केवल कुछ सिलेक्टेड फ्यू केसेस में इसका रोल हो सकता है, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट दिस इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव। बट हमने अपने अस्पताल में बहुत कम प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया है। आज की तारीख में भी बहुत कम मरीज हैं जो, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो है ऑक्सीजन और जो आपका सपोर्टिव मैनेजमेंट। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। कुछ मॉडरेट केसेस में एंड सीवियर केसेस में आपका एंटीवायरल्स जैसे कि रेमडेसिविर का भी रोल है, बट उसपे भी कुछ स्टडीज कहती हैं कि उसका भी रोल उतना प्रूवन नहीं है। बट स्टिल हम अपने अस्पतालों में एज पर द गाइडलाइंस वी आर गिविंग इट टू द पेशेंट्स। एंड इसके अलावा स्टीरॉइड्स जो कि आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए क्लेक्सिन, खून पतला करने वाले दवाइयां। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम हॉस्पिटल में भर्ती करके मॉडरेट और सिवियर केसेस को देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का कितना रोल है, आई एम रियली नॉट बहुत प्रूवन नहीं। एंड also Dr. Salve, I mean, people who have recovered from COVID, we were talking about antibodies. Is it recommended that they go for antibodies test? No, not really. I will not recommend for everyone to go for antibody test. It is recommended for mostly high risk. Because a lot of text message we are getting that for 700 will antibodies test. और सीधे आपको पटना ले चलते हैं। एनडीए की मीटिंग चल रही थी, ये पटना से सीधे दृश्य देख रहे हैं। गौतम भाई, इसको बोलिए नीचे होने के लिए। दोस्त थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सर थोड़ा सा आ रहा है, बात समझने में पूरी है। कोई माइक नहीं है भैया। कुछ चल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा। सर कितने बजे सब समय?
आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है, बताएंगे? काम करना पड़ेगा। तो सीधे दृश्य आप देख रहे थे पटना से। ये भी बेहद अहम खबर है। नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ कह रहे थे जो कि हम आपको लगातार बाद में दिखाते रहेंगे, इस पर भी अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है कोविड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए, और आप सभी दर्शकों से हम कहते हैं कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। डॉक्टर्स लाइव इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साल्वे, आप बता रहे थे कि एंटीबॉडीज का टेस्ट है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जाके उसका टेस्ट कराया जाए। एक और बेहद अहम बात आती है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या नॉन सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनसे संक्रमण का खतरा कितना ज़्यादा होता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ड्रॉपलेट से, क्योंकि जिनमें सीवियर इन्फेक्शन होता है वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसके द्वारा ये हवा में चला जाता है। तो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति है वो किस किस तरह से संक्रमित कर सकता है, या वो कितने सेफ होते हैं? ये जो बात है काफी पिछले 6 महीने से चल रही है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम सिम्टम्स। और सीधे दोबारा से आपको पटना ले चलते हैं। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठ और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। थैंक यू। तो नीतीश कुमार जिन्होंने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें कल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें समय मिला है और वो नेता चुन लिए गए हैं विधायक दल के। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़े हुए हैं। धीरज, क्या कुछ निकल कर आया एनडीए की मीटिंग में? अभी जो हमें जानकारी मिली है, और जानकारी नहीं, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे और राजभवन पहुंचने के बाद उन्होंने जो सरकार बनाने का दावा जो है राज्यपाल फागू चौहान के सामने पेश किया, और अभी उनके समक्ष बैठकर तुरंत अभी नीतीश कुमार वहां से बाहर निकले हैं और अभी यहाँ पे मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा है, इसलिए स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार जब वहां से बाहर लौटे हैं तो उन्होंने क्या कहा है, अपने संबोधन में क्या क्या मीडिया से बातचीत की है, क्योंकि काफी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे हुए थे, एक भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अभी जो बातें जो छन के वहां से आ रही है उसके मुताबिक अभी जो है वो नीतीश कुमार के नाम पे जो मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। लेकिन एक दूसरी भी एक खबरें चल रही है कि जबकि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं तो उनके साथ सुशील कुमार मोदी नहीं थे। हालांकि हल्कों में इस बात की चर्चा हो रही है कि सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री या सुशील कुमार मोदी के नाम पर उप मुख्यमंत्री की मुहर लग गई है। हालांकि जहां तक राजभवन की बात है तो राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुकेश साहनी और जनतांत्रिक गठबंधन हम पार्टी के जीतन राम मांझी ये तीनों गए थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी देवेंद्र फडणवीस के साथ अभी जो स्टेट का जो गेस्ट हाउस है उसमें रुके हुए हैं और उनके साथ जो पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं रक्षा मंत्री वो भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का ये सस्पेंस है कि क्या सुशील कुमार मोदी के नाम पर उप मुख्यमंत्री पद की मुहर लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं है। हालांकि इसको सस्पेंस ही कहा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि जो स्थिति थी वो स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल। धीरज, ये बताइएगा, जितना हमें समझ आया, जितना हमने देखा, तो एक बार ये तय हो गया है एक बार फिर से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और शपथ ग्रहण की बात भी आप इसकी पुष्टि कर लीजिएगा, शपथ ग्रहण की बात भी जो हमें समझ में आ रही थी उनके बयान से वो कल की बात कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने इस तरह जिस बार इस तरह से बीजेपी का वहां पर जो एक तरह से प्रभुत्व हम कह सकते हैं और जितनी सीटें बीजेपी को वहां मिली,
तो किस तरह का संशय है, क्या कुछ है और क्या कुछ भूमिका बीजेपी की सरकार में वहां पर रहेगी? देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी जो है वो छोटी भूमिका में थी, क्योंकि लेकिन अब तो बड़ी भूमिका में हो गई है। लेकिन चुनाव के पहले की बात बताओ, बीजेपी छोटी भूमिका थी, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी बड़ी भूमिका में आ गई है। और अभी तक जो खबर आ रहे थे उस खबर के मुताबिक बीजेपी ये चाह रही थी कि जो मुझे डिप्टी सीएम का पद तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इस बात की भी चर्चा थी कि जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का ही होगा। और जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक जो जदयू है, जो नीतीश कुमार हैं, उनको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए इतना तो मानकर अवश्य चलना होगा कि अभी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में अब बीजेपी बड़ी भूमिका में होगी और जदयू जो है वो छोटी भूमिका में होगी। हालांकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है और बीजेपी आप बता रहे हैं कि बड़ी भूमिका में होगी। तो क्या कुछ मंत्रिमंडल का आकार हो सकता है, क्या कुछ इस पर बातचीत चल रही है और किस तरह की इस पर चर्चा अभी तक हुई है? देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, मैं आपको बताऊं कि इस बार के 9 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। तो और मैं आपको एक और बात है कि 243 में से 95 नए विधायक जो है वो चुनकर सामने आए हैं। तो इस बार ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा उस मंत्रिमंडल में महिला होंगे, युवाओं को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि जो 7 जो मंत्री हार गए हैं उनका जो नाम कटा है, उनके स्थान पर कुछ नए जो चेहरे आए हैं, जो युवा चेहरे हैं या जो तेज तर्रार चेहरे हैं, महिला नेत्री हैं, उनको इस बार जरूर इस बात की उम्मीद है कि उनको मौका मिलेगा कि वो नए मंत्रिमंडल में शामिल हों और जो विकास के कार्य और विकास की जो गति है, जो विकास का जो पैमाना है बिहार का, उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, महिलाओं की और युवाओं की भूमिका भी इस चुनाव में काफी अहम रही है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो नए चेहरे हैं उन्हें कई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। तो एक तरह से जो बीजेपी लगातार कहती आई है कि राजनीति में जो स्टीरियोटाइप है कि एक ही प्रभुत्व है उसको तोड़ना है और जो नए लोग हैं उनको अवसर देना है, नए चेहरों को परफॉर्मेंस के आधार पर अवसर देना है। तो ये जो है एनडीए की इस मीटिंग के बाद स्पष्ट होता है, इस पर मुहर लगती हुई दिखाई देती है। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। जो मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो भी बीजेपी के साथ पहली पार्टी है, जो अभी हाल की पार्टी है, जो कि चुनी है, जो चुनाव जीत कर आई है। तो ये ऐसा उम्मीद है कि मुकेश सहनी के विकासशील पार्टी से भी कुछ एकाध चेहरे होंगे, जो मांझी की पार्टी है उससे भी चेहरे होंगे और बड़े चेहरे के रूप में वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जो कि पहली बार जीत कर आए हैं। ऐसे चेहरे को भी तरजीह दी जाएगी। अभी हमें कई विधायकों से भी बात हुई थी, जो नए विधायक थे, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी हमें जिस प्रकार की जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी हम निभाने के लिए तैयार है। और जो जदयू के या बीजेपी या भाजपा के जो पुराने नेता है, जैसे प्रेम कुमार, जो कि 8 बार विधायक बनकर आए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनसे मैंने पूछा, आप 8 बार के विधायक हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको सीएम या डिप्टी सीएम बनना चाहिए? उन्होंने भी इस बात से इनकार किया कि नहीं, पार्टी जो हमें जिम्मेवारी देती है हमें उसी जिम्मेवारी को निभाना है। और हमारी जो भूमिका है, हम तो 7 बार 8 बार विधायक बन चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो नए चेहरे हैं, जो युवा हैं और जो कि तेज तर्रार हैं, वो चुनावी समर में जो जीत के आए हैं और उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे आए और नया बिहार बनाए, नए बिहार के विकास में योगदान दें। बिल्कुल धीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो नए चेहरे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको अब जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, उन पर सहमति की मुहर लग सकती है। नई जो सरकार का गठन है वो लगभग एकदम तय हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना तय हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री पद की बात आप कह रहे हैं कि अभी ये स्पष्ट होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नई सरकार के सामने जिस तरह के मुद्दे रहे, जिस तरह की चुनावी लड़ाई रही, जिस तरह के वादे रहे, जिस तरह का एक मुकाबला भी रहा, उसको देखते हुए क्या कुछ चुनौतियां भी सामने होंगी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। नई सरकार जो बनेगी उसके सामने कई चुनौतियां होगी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां होगी पुराने और नए के बीच तालमेल बैठाना, क्योंकि इसमें जो नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो बात चल रही है कि सुशील कुमार मोदी ही बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार के साथ सुशील कुमार मोदी
लगभग जो जोड़ी है लगभग तय है, वो भी काफी जो पुरानी जोड़ी है, लगभग ये 15 साल पुरानी जोड़ी है। और उसके साथ जो नए चेहरे जुड़ेंगे तो नए चेहरे के साथ जो पुराने चेहरे का इसमें एक कॉम्बिनेशन की चुनौती तो होगी ही होगी। और जहां तक विकास की बात होगी या जहां तक बिहार को आगे बढ़ाने की बात होगी तो उस तरफ भी अगर हम देखें तो जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो लॉ एंड ऑर्डर पहले से जो स्थिति बरकरार है उस स्थिति को कैसे बरकरार रखा जाए, या बिहार के विकास का जो खाचा खींचा गया है वो ग्रामीण भारत का जो सपना, जो ग्रामीण बिहार का सपना पूरा करने के लिए जो 7 निश्चय योजना लाई गई है, जो घर घर जल जैसी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का जो एक निश्चित लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाए, मनरेगा जैसे योजनाओं से जो नए लोगों को जो रोजगार मिला है उनके रोजगार में कैसे इजाफा हो, कैसे उसको बरकरार किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि बिहार में पहले भी जो निचले चुनाव में जो महिलाओं को जो 50% का आरक्षण दिया गया है और महिलाएं जो उभर कर सामने आई हैं, उन महिलाओं को कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और प्रमुख पदों पर जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं पटना में अभी आया हूं तो मैंने देखा है कि काफी संख्याएं में महिलाएं जो हैं वो पुलिस में भर्ती है। ये नया बिहार बनता दिख रहा है जिसमें कि महिलाओं की एक बड़ी तादाद, अभी चुनाव के अभियान के दौरान ही हमने देखा कि 30% जो महिलाएं थी, जो 30% जो मतदान कर्मी थी वो महिलाएं थी। तो ये एक नए बिहार, एक उभरते हुए बिहार की कहानी है जहां की नीतीश कुमार इस बात पर जोर देते दिख रहे हैं कि बिहार में जो आधी आबादी का भी जो योगदान है या जो बिहार में जो आधी आबादी का जो अधिकार है उस अधिकार को जैसे हमने पंचायत में दिया है, जैसे 50% मुखिया को दिया गया अधिकार की पंचायत में 50% मुखिया महिलाएं ही जीत कर आएगी, उसी तरीके का अधिकार विकास के क्षेत्र में भी या रोजगार के क्षेत्र में या सुविधाओं के क्षेत्र में महिलाओं को मिले, इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है। और ये भी इस लक्ष्य को भी पूरा करना कम चुनौती नहीं है। जी बिल्कुल, तमाम चुनौतियों से जूझने की कोशिश की जा रही है धीरज, और इसी के लिए एनडीए की मीटिंग तो हुई ही विधायक दल की, लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी की भी मीटिंग इसमें कई दौर की हुई और लग रहा है कि काफ़ी हर चेहरे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया है उसके बाद ही, जिससे कि जनता का विश्वास की जिस उम्मीद के साथ उन्होंने सरकार को चुनकर भेजा है वो उम्मीदों पर खरी उतरे। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि 15 साल से बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है। तो एक लोगों में एक चुनाव से पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब लोगों के मन में थोड़ा सा तो जो सरकार के प्रति उदासीनता है। तो सबसे बड़ी जो कोशिश होगी या सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि जो लोग उदास हैं उनकी उदासीनता को कैसे कम किया जाए। ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ की आम लोगों के काम जो है वो नहीं हो पाए हैं या आम लोगों के मुद्दे हैं जो जिनको कि नहीं सुलझाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बिहार में है। लेकिन ये भी इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि 15 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती थी, जिसमें बिजली और पानी की चुनौती थी, जिसमें अच्छे सड़क की चुनौती थी, उस चुनौती को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने हैंडल किया है और जिस प्रकार से उन्होंने जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, पिछड़े समाज को लोग को मुख्य धारा में लाने की जो कोशिश की है, चाहे वो उनको मकान देकर, चाहे केंद्र की योजनाओं को उनके साथ जोड़कर, चाहे घर घर पानी पहुंचाकर, चाहे उसको विकास के मुख्य धारा में लाकर, चाहे उनको उन योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का जो लाभ पहुंचाकर, इन सारे मुद्दे पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने काम किया है और जिस प्रकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की जो कोशिश की है, उस कोशिश का ये नतीजा है कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार एक बार फिर बिहार में मजबूती से बनने जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी डबल इंजन की सरकार का वहां पर वादा किया वो भी बेहद उल्लेखनीय है। धीरज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें, बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है और गहन विचार विमर्श चल रहा है और नए चेहरों को जगह मिल सकती है, ये अपने आप में काफी अहम है। डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, we'll have to end it here, I think. Dr. Harshal Ramesh Salve, Dr. Rupali Malik and also Dr. Anurag Srivastav. We'll have to end it here. Thank you so much for giving us your precious time.
धन्यवाद। बिल्कुल, हम सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और दर्शकों आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आपकी फीडबैक आपके सवालों से हमें मिल जाती है, जिस तरह से आप सवाल करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप अपने नए सवाल लेकर आएँ, हमसे जुड़ें और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है उसे पूरा करें और अपने सवाल डॉक्टर से पूछें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, उसे टालने की कोशिश पूरी की जा रही है। टला नहीं है तो जो दूरी है 2 गज की वो बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं, इसके साथ ही हाथ धोते रहना है। और ये मास्क हमेशा अपने पास रखिए। हम भी अब प्रोग्राम के बाद इसको पहनने वाले हैं, इसको पूरी तरह से पहने और पूरा प्रिकॉशन लें, अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं और इस तरह से आप मानवता को भी बचा रहे हैं। स्टे सेफ एंड टेक केयर। नमस्कार।